ठीक है, तो आज की वीडियो चालू करते हैं। तो मेरे ख्याल से आवाज़ ठीक आ रही होगी सभी लोगों को, और सारी चीज़ ठीक चल रही होंगी। ठीक। तो देखो, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करने जाता है ब्लड बैंक में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर नहीं कर सकता है तो क्या कारण है उसको रिजेक्ट करने के, या फिर कर सकता है तो क्या कारण है उसको पास करने के। उसका वजन कितना है, जो इतना हमको चाहिए उतना है कि नहीं है, उसका हीमोग्लोबिन कितना है, और देन हीमोग्लोबिन के साथ साथ उसका एज कितनी है, एज ज़्यादा है कि एज कम है, वो भी डिपेंड करता है। या फिर वो कोई बीमारी तो नहीं है, उसको उसको एच आई वी HbCG हेपेटाइटिस कुछ भी, मतलब ऐसे कोई बीमारी तो नहीं है उसको, या फिर उसको शुगर वगैरह की दिक्कत तो नहीं है, बीपी की दवाई तो नहीं खा रहा है पेशेंट। तो इस टाइप से हम लोग उससे बहुत सारे क्वेश्चन और उसके कुछ टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि वो ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो जो भी हमारी चीज़ें होती हैं ब्लड बैंक में, कौन कौन से क्वेश्चन करे जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं, या फिर कौन ये डिसाइड करता है कि कौन से टेस्ट करने चाहिए, फिर कौन से टेस्ट नहीं करने चाहिए, या फिर कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, किसको लेना चाहिए क्या, किसको नहीं लेना चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है हमारे इंडिया में, और हमारा नाको है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिल करके डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड लेना है, किसका नहीं लेना है। इस पॉलिसीज सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। तो इनके बारे में भी आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और यदि हम कभी ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम ब्लड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो उसके क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। या फिर किसी व्यक्ति को जब ब्लड डोनेशन करना होता है, कैंप कराना रहता है, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फॉलो होती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक रहेंगे तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं ब्लड बैंक में। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करता हूँ साइड में, और देन फिर हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं क्लास आज की। ठीक। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें सेट हैं, आवाज़ ठीक आ रही है। देन चालू करते हैं हम लोग क्लास। ठीक। तो ये तो फ्रंट पेज है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे जिनके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ब्लड डोनर का, डोनेशन का, या फिर उन चीज़ों का कि किसको हम लोग किसका ब्लड लेंगे, किसका ब्लड नहीं लेंगे, और क्या काम है इन सब चीज़ों का। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इसका क्या काम है, किसको ब्लड दिया जाना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे उसका। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो होती हैं तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। एक ब्लड जो कि सेफ ब्लड है, वो हम कैसे पता करेंगे कोई ब्लड सेफ है, तो उसके लिए हम लोग का डोनर सिलेक्शन से लेकर के, स्टोरेज से लेकर के ट्रांसफ्यूजन तक जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। फिर दो काउंसिल हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि क्या गाइडलाइंस बननी है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, और दूसरी हमारी है NACO, नाको इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में हम लोग एक स्लाइड में समझेंगे। देन हम लोग ये देखेंगे कि डोनर जो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। हम किसी डोनर को, जब हमारे ब्लड बैंक में कोई डोनर आता है या फिर ब्लड देने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, तो सबसे पहले उसका सामना किससे होगा, वो सबसे पहले किससे बात करेगा, या फिर सबसे पहले उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका कौन सा चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप कौन सा होगा, या फिर ब्लड टेस्ट कौन से किए जाएंगे उसके। तो उनके बारे में जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग का जो पांचवा पॉइंट है वो है डोनर डिफर। डोनर डिफर में होता है कि हम किसी व्यक्ति को अगर से रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, तो कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण हम उसको डिफ़र कर रहे हैं। उसका रीज़न हो सकता है टेम्परेरी डिफ़र कर सकते हैं उसको, कि अभी ब्लड नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप एक काम करिए कि आप 3 महीने या 6 महीने बाद ब्लड दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर टाइफाइड हुआ है, तो इनमें वो 3 महीने 6 महीने ब्लड नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद दे सकते हैं। एक होता है ये तो होगा टेम्परेरी डिफर। एक होता है परमानेंट डिफर, मतलब कि आप कभी ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो वो कब होता है, जब कोई व्यक्ति जिसको HIV हो, हेपेटाइटिस हो, SCV हो, ऐसी कोई बीमारी जो कि कभी ठीक नहीं होती है, बस उसको मेंटेन किया जा सकता है, तो उन बीमारियों के टाइम पे हम लोग यहाँ पे उसको परमानेंट डिफर करते हैं।
ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, TTI जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी हम लोग पैरामीटर्स की जांच करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं HIV की जांच करते हैं, हेपेटाइटिस की जांच करते हैं, हेपेटाइटिस B और C दोनों वायरस की जांच करते हैं, मलेरिया की जांच करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो और BDRL की जांच करते हैं। तो जो हमारे कंपलसरी टेस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट के बारे में बात करेंगे, उनकी मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी सबसे अच्छी मेथड होती है टेस्टिंग करने की, जिससे हम विंडो पीरियड कम कर सकते हैं पेशेंट का, जैसे नाट टेस्टिंग होती है हमारी। देन हम लोग पोस्ट डोनेशन केयर के बारे में बात करेंगे, ऐसी यदि किसी व्यक्ति का डोनेशन जब होकर लेता है वो, तो उसको कैसे रिफ्रेशमेंट कराना है, कौन सी चीज़ें उसको दे सकते हैं, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सिम्टम्स होते हैं, तो फिर हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। कुछ इथिकल इशूज़ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि हम लोग को जब हम लोग ब्लड करते हैं कलेक्ट, या फिर ब्लड नहीं करते हैं किसी व्यक्ति के कलेक्ट, तो वहाँ पे कौन से इथिकल इशूज़ आते हैं। इथिकल इशूज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका हम लोग ब्लड, जब वो अगर वो ब्लड बैंक में ब्लड देने के लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग तुरंत डिफ़र कर देते हैं, उस ग्रुप्स को तुरंत डिफ़र कर देते हैं, उसको हम लोग ब्लड नहीं लेते हैं उनका। जैसे कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका ब्लड नॉर्मली हम लोग नहीं लेते हैं अपनी ब्लड बैंक में, उनको हम लोग डिफ़र कर देते हैं, उनको बोलते हैं आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइन ऐसी बनी हुई है हमारी, है ना। और जो कम्युनिटी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनका ब्लड नहीं लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उनके लिए मना कर दिया जाता है। तो उनको इथिकल इशू है ना, कि भाई सब लोग को जो हम इंडिया में समान मान रहे हैं, कि भाई हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो या फिर कोई भी हो, वो सब समान है, तो फिर यहाँ पे क्यों हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे इथिकल इशूज आते हैं ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्रुप्स हैं जहाँ पे इथिकल इशूज या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में। फिर हम लोग ब्लड बैंक में जो डोनर है, या फिर जो हम लोग का ब्लड बैंक में जो ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह हम लोग ब्लड लेते हैं या फिर देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको कैसे क्वालिटी मेंटेनेंस किया जा सकता है। और हीमो विजिलेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, कि यदि कोई दिक्कत जाती है तो उन पे हम लोग कैसे एक्शंस ले सकते हैं, उसका कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे बाद में वो दिक्कत ना जाए, और उसके हिसाब से हम लोग रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया, जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे पूरे डोनर स्क्रीनिंग के बारे में, जिनके तहत हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं डोनर स्क्रीनिंग के बारे में। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे डोनर स्क्रीनिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, फिर कौन ऐसा है, कौन सी ऐसी काउंसिल है जो कि डिसाइड करती है कि किसका ब्लड लेना है किसका नहीं लेना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो सर्विसेज हैं हमारी, जो हमारी इंडिया में चलती हैं सारी, वो चाहे ब्लड बैंक के थ्रू चले, गवर्नमेंट प्राइवेट ब्लड बैंक के थ्रू चले, ठीक है, फिर कोई NGO चलाए, तो उनका मेन उद्देश्य हमारा ये रहता है कि हम पेशेंट को ब्लड दे सकें। कब ब्लड दे सकें, यदि उसकी सर्जरी हो रही है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया है, या फिर प्रेगनेंसी का टाइम है, सीवियर एनीमिया हो गया है, कैंसर वगैरह है, थैलेसीमिया है, तो इन स्थितियों में क्या होता है, उस व्यक्ति को ब्लड या फिर ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, और जब वो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट उसको मिलते हैं तो उसकी जान हम लोग बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं वो हमारी एक अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को रेगुलेट कौन करता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो है इंडिया में मेन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, वो हमारी सब चीज़ों को रेगुलेट करती है, और उसके अंडर में हमारे जो नाको और NBTC हमारे आते हैं। फिर हमारी NBTC, नाको और NBTC का मतलब हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल हमारा। ठीक है, यही जो हमारे हैं ये हमारे NHM के द्वारा भी कंट्रोल किए जाते हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, और हमारा जो है ब्लड सेल मतलब यहाँ पे जो ब्लड दे रहे हैं ना, हम लोग RBC WBC की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, DCGI और FDA हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके, जो स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ब्लड बैंक्स होते हैं, या फिर जो प्राइवेट ब्लड बैंक या फिर NGOs होते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं हमारे FDA स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके। देन हमारा इसी टाइप से हमारी जो ये सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो प्राइवेट NGOs वगैरह हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो सब मिल करके यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कैसे ब्लड आना है, जाना है, फिर दिया जाना है। सारी चीज़ें मेन हमारा गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, फिर वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, और फिर सारे ब्लड बैंक्स वो उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब होता है कि जो हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हैं, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग इसमें ये नहीं करते कि ब्लड दे दिए और ब्लड ले लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें तो सबसे पहले हम लोग रूल्स बनाते हैं, फिर रूल्स को फॉलो करके हम लोग डोनर को सेलेक्ट करते हैं, किस डोनर को सेलेक्ट करना है, उसकी ब्लड टेस्टिंग, कौन कौन सी ब्लड टेस्ट उसके करने हैं, उसके कैसे कंपोनेंट बनाने हैं, कौन कौन से कंपोनेंट बनाने हैं, उसको स्टोर कैसे करना है, फिर उसको इशू कैसे किया जाना है, फिर ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है उस व्यक्ति का तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, कितने टाइम में ट्रांसफ्यूजन करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी सारी जो हैं वो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज जो इंडिया में काम कर रही हैं, वो सब चीज़ें हम लोग की यहाँ पे
डिसाइड करती हैं। तो ये हमने बात कर ली ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की जो इंडिया में काम करती हैं। दूसरा हमारा है कि सेफ ब्लड किसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ ब्लड क्या कहलाता है। तो हमारा जो एक सेफ ब्लड जो होता है, जो हम लोग किसी व्यक्ति को देंगे, किसी पेशेंट को देंगे, तो उसको किसी भी तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और उसको कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो वो हम लोग इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ब्लड को सेफ कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लड के कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, मलेरिया। इससे क्या होता है, जो हमारे ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो कि ब्लड से फैल सकते हैं पेशेंट में, डोनर के ब्लड से पेशेंट के ब्लड में जा सकते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं हम इन सब चीज़ों को टेस्ट करके। देन हम लोग के पास और भी मेथड, और भी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्रॉपर डोनर सिलेक्शन करते हैं, जिसका ब्लड निकाला जाना है तो उससे कौन कौन से सवाल किए जाएंगे, उसके कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। फिर लेबोरेटरी में उसकी टेस्टिंग होती है, पूरे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। और जब ब्लड कलेक्ट करके रखा जाएगा तो कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा, कितने टाइम तक रखा जाएगा, उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी, कैसे किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जब सारे प्रोटोकॉल्स सब फॉलो करते हैं, तो फिर हमारा जो ब्लड है वो ब्लड हमारा कहलाता है सेफ ब्लड, जो कि अब पेशेंट को जाएगा तो पेशेंट को ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ना ही उसको किसी भी टाइप की ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस होंगे। तो इस ब्लड को हम लोग बोलते हैं सेफ ब्लड। अब इसको सेफ बनाने के लिए सबसे पहले हमारा है कि डोनर सिलेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अभी हम लोग। देखो, दो जो मेन काउंसिल हैं हमारी, या फिर दो जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में सारी चीज़ें बनाती हैं, वो दोनों हमारी हैं NBTC और हमारी नाको, ठीक है। ये दोनों मिलकर के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है। सबसे मेन इसमें जो हमारी है वो है NBTC, मतलब नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। ये सबसे मेन बॉडी है जो कि पूरे जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज हमारे इंडिया में चलती हैं, पूरे जो हमारे सेंट्रल का जो मेन पॉइंट है, फिर जो भी हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाना है या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ को तैयार करना है, तो उनको काम करने का काम हमारे यहाँ पे NBTC करता है। अब NBTC क्या करता है कि सबसे पहले जो भी ब्लड बैंक्स होते हैं उनको, उनके लिए पॉलिसी तैयार करता है, डोनर कौन से डोनर को लिया जाना है उसके लिए क्राइटेरिया तय करता है, ब्लड टेस्टिंग कौन कौन सी करनी है, कौन कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन कौन कौन सी होंगी। तो इन सब चीज़ों को बनाने का काम हमारे यहाँ पे NBTC करता है, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। देन हमारा दूसरा आता है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल एड्स कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन फोकस जो है कि किसी व्यक्ति को HIV हो ना, ठीक है। HIV प्रिवेंशन इसका मेन फोकस है। और जो भी ब्लड हो, जो ब्लड बैंक में लिया जा रहा है, क्योंकि ब्लड से ही तो HIV फैलता है ना, मेन सोर्स तो ब्लड ही है HIV फैलने का। तो अगर से किसी व्यक्ति का ब्लड निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो मेन हमको क्या है कि उसको उस ब्लड से HIV ना हो। तो जो ये नाको है वो NBTC के साथ मिल करके यहाँ पे कंबाइन होकर के बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती है। मैंने HIV का डिसाइड करती है। तो HIV में क्या करती है, ब्लड बैंक्स के लिए प्रॉपर HIV मेजर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, नाट टेस्टिंग को प्रमोट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग को, जिससे कि हम यहाँ पे विंडो पीरियड कम कर सकें। जैसे डोनर को यदि HIV का इन्फेक्शन है, तो अगर वो विंडो पीरियड में है तो वो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे पता लगा सकें कि वो उसको HIV है कि नहीं है। क्योंकि जो नॉर्मल जो कार्ड टेस्ट होते हैं या फिर और अलग कुछ मेथड्स होती हैं, उनमें थोड़ा सा लेट पता चलता है। अभी हम उसके बारे में, हमने एक PPT में एक मेंशन किया हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे विंडो पीरियड के बारे में, कि कौन सी मेथड से कितने जल्दी पता लगाया जा सकता है कि उसको बीमारी है कि नहीं है। तो उसके बारे में हम भी अपनी डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ लें कि जो नाट टेस्टिंग है सबसे अच्छी मेथड है, और कम से कम समय में हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति को वो इन्फेक्शन HIV का इन्फेक्शन है कि नहीं है, ठीक है, या फिर हेपेटाइटिस का, या फिर हेपेटाइटिस B या C का, किसी का भी। तो नाट टेस्टिंग करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी पता लगा सकते हैं, ठीक है। डोनर की काउंसलिंग कैसे करनी है, यदि कोई व्यक्ति पहले तो काउंसलिंग कैसे करनी है, और यदि कोई व्यक्ति रिएक्टिव आ जाता है HIV, तो उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे हमारा नाको डिसाइड करता है, और वही पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे तय करता है हमारा, ठीक है। और जो हमारे जो ट्रांसमिशन वाले जो इन्फेक्शंस वगैरह हैं, उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे नाको हमारा गाइडलाइंस बनाता है। तो हमारा हो गया NBTC और हमारा नाको हो गया, जो कि दोनों मिल करके यहाँ पे पूरा ब्लड कंट्रोल प्रोग्राम हमारे इंडिया पे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का मेन पॉइंट है कि मल्टी स्टेप डोनर सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि अलग अलग स्टेप से हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे पास डोनर आया हुआ है वो सेफ ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है, उसका ब्लड सही होगा लेना कि नहीं होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स फॉलो करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है, वो हमारा सबसे पहले ही पॉइंट हमारा है सेल्फ डिफर होना। सेल्फ डिफर का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कई लोगों ने सेल्फ डिफर पहली बार सुना होगा, लेकिन सेल्फ डिफर में ऐसा है कि
हम लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करते हैं उसमें कि अगर आपकी एज 18 साल से कम की है तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, आपकी एज 65 साल से ज़्यादा है तो आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, आपका वजन 45 साल से कम है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अभी डेंगू हुआ था या फिर मलेरिया हुआ था कुछ टाइम पहले, तो अभी आप रुक जाइए, अभी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बाद में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देन आपको है डायबिटीज़ वगैरह है या फिर आपको बीपी की समस्या है, तो उस टाइम पे हम लोग उसको बोल देते हैं कि अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर आप अभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना, जिससे कि वो ये डिसाइड कर सकें कि वो ब्लड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और अगर वो नहीं दे सकते हैं तो उनको पहले से पता हो कि यार हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। इससे फ़ायदा है वो कि जो ब्लड बैंक में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका समय बचेगा, यहाँ पे ना ही किसी टाइप का खर्चा आ रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, और सभी लोग एजुकेट भी होंगे। और यदि उस व्यक्ति के कभी परिवार वालों को या किसी को जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो दूसरों से बात करके उनसे पता कर सकता है कि वो ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो ये पहला जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि पेशेंट खुद एजुकेट है और उसको पता है कि वो ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर वो नहीं दे सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिफर, मतलब कि उसको पता है कि मेरे को अभी मलेरिया हुआ था तो अभी मैं 3 महीने या फिर 6 महीने तक ब्लड नहीं दे सकता हूँ। तो उस प्रोसेस, उस जो पहला वो पॉइंट है उसको हम लोग सेल्फ डिफर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेल्फ डिफर को थोड़ा सा भी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा हमारा होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो जब कोई व्यक्ति हमारे ब्लड बैंक में आता है तो उसको हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम आपका ब्लड लेंगे, आपके ब्लड से टेस्ट करेंगे, तो उसका जो कंसेंट फॉर्म प्रॉपर भरा जाता है कि क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हैं उसमें, उसको हम लोग इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। इन सब ये हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स बनाया हुआ है, इन सब के बारे में अभी हम लोग एक करके डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या है। दूसरा हमारा है होता है कि जो डोनर हमारा है उससे हम लोग उसकी हिस्ट्री लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार आप बीपी की दवाई तो नहीं खाते हैं, या फिर आप शुगर की दवाई तो नहीं खाते हैं, या फिर आपने अभी कुछ टाइम पहले ट्रैवल तो नहीं किया है कहीं आसपास। तो जो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सारी चीज़ें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो रिलेटेड है वो हमारे क्वेश्चंस वाले सेशन में होता है हमारा। देन हम लोग उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैन हमारे यहाँ आता है कि हम उसका टेम्परेचर देखते हैं कि उसका टेम्परेचर सही है कि नहीं है। देन हम उसका देख सकते हैं कि उसकी एज कितनी है, उसकी एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका वजन देखते हैं कि उसका वजन 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। देन हमारा है कि हम लोग उसका हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन जो हमारा है वो 12.5, मतलब कि 12.5 से हमारा कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो और देन हमारा वाइटल साइन चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग बीपी उसका चेक करके देखते हैं कि उसका बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो ये वाइटल साइन जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। देन हम लोग डोनर डिफर के बारे में बात करते हैं। तो डोनर डिफरल जो होता है वो 3 तरीके का होता है। वो होता है एक टेम्परेरी डिफर, दूसरा होता है परमानेंट, और तीसरा होता है कुछ हम लोग ने अभी न्यू रिलैक्सेशन दिए हुए हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनको हम लोग पहले डिफर कर देते थे, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। टेम्परेरी डिफर का मतलब होता है कि अभी आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, अब बाद में ब्लड दे सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जिसको अभी डेंगू हुआ है तो हम उसको बोलेंगे अभी आप 6 महीने ब्लड नहीं देंगे, उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो वो टेम्परेरी डिफर कहलाएगा हमारा। दूसरा हमारा होता है परमानेंट डिफर। परमानेंट डिफर का मतलब होता है वो कभी ब्लड नहीं दे सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, तो वो व्यक्ति कभी ब्लड नहीं दे सकते, वो परमानेंट डिफर में चले जाते हैं। देन हमारे कुछ न्यू रिलैक्सेशन के हम लोग बात करें तो पहले हम लोग क्या करते थे कि जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, तो उनको हम लोग बोलते थे कि आप ब्लड नहीं दे सकते हैं, ठीक, क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं, आपकी बॉडी में चीज़ें हैं, दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन अभी जो न्यू पॉलिसीज़ बनी हैं, न्यू रिलैक्सेशन जो हमारे हुए हैं, इसमें हम लोगों ने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति जो कि प्रॉपर तरीके से दवाई खा रहा है, मतलब हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, बीपी का नहीं लेते हम लोग, शुगर का ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, शुगर बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो यदि कोई व्यक्ति शुगर की रेगुलर तरीके से मेडिसिन ले रहा है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति शुगर की रेगुलर तरीके से मेडिसिन ले रहा है और उसका शुगर नॉर्मल रेंज के अंदर है, कई महीने से या फिर कई सालों से उसका नॉर्मल रेंज के अंदर ही आ रहा है, उसका अभी कुछ टाइम पहले ना ही उसका ब्लड बीपी, मतलब कि जो ब्लड शुगर बहुत एकदम से कम हो गया था, ऐसा नहीं हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं गया है, या फिर पेशेंट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं गया है अचानक से कुछ टाइम पहले, उसका जो ब्लड शुगर है वो लेवल मेंटेन है प्रॉपर तरीके से, और वो प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है अभी, मतलब शुगर की दिक्कत तो है, उसको प्रॉपर मेडिसिन ले रहा है, लेकिन उसमें शुगर से रिलेटेड उसके अंदर, बॉडी के अंदर कोई अभी सिम्टम्स नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम उसका ब्लड ले सकते हैं। ऐसे बीपी के साथ होगा, प्रॉपर बीपी की दवाई खा रहा है और उसका अभी कुछ टाइम पहले ही भी हाइपोटेंशन या फिर हाइपरटेंशन में व्यक्ति नहीं गया था, तो फिर हम उसका ब्लड ले सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को
रिलैक्सेशन दिया हुआ है अपने न्यू जो अभी 2025 के जो कुछ रूल्स आए हुए हैं हमारे, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अभी देन हम लोग बात करते हैं टीटीआई की, ट्रांसफ्यूजन के जरिए जो हमारे ट्रांसमिशन जो फैलते हैं इन्फेक्शंस, उनके बारे में हम लोग ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे कि जब हम लोग किसी एक व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो उसमें उस ब्लड से कौन कौन सी बीमारियां जा सकती हैं, तो उनके बारे में हम लोग जब लैब में टेस्ट करते हैं तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन हम लोग क्या है, पोस्ट डोनेशन प्रोटोकॉल्स क्या हैं हमारे, यदि कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर चुका है, ठीक है, तो फिर हम उसको कैसे उसके साथ उसका रिफ्रेशमेंट कैसे हम लोग तय करेंगे कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या फिर उसको क्या क्या चीज़ें हम लोग बोलेंगे कि आप कुछ टाइम तक ये कर सकते हैं, अभी आपको वजन नहीं उठाना है पिछले एक दिन अगले एक दिन तक, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पोस्ट डोनेशन में बात करेंगे, प्रोटोकॉल जो होते हैं। फिर हमारा 10वां जो पॉइंट है इसमें कुछ इथिकल और लीगल इशूज़ की बात करी गई है। इथिकल और लीगल इशूज़ में दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका हम लोग ब्लड नहीं लेते हैं ब्लड बैंक में, तो उनके साथ दिक्कत है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बोला गया है कि सब लोग इक्वल हैं, हम चाहे इंसान चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे हमारे समाज में है सब इक्वल हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्लड बैंक में थोड़ा सा कुछ लोगों का कुछ ग्रुप्स का ब्लड नहीं लेते हैं, भले ही वो फिट क्यों ना हो, सारी तरीके से सबको सही क्यों ना हो, फिर भी हम उनका ब्लड लेना अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पे हमारे कुछ इथिकल इशूज़ आते हैं, वहाँ पे कुछ लीगल इशूज़ आते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करें जो ट्रांसजेंडर्स लोग जो होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ब्लड बैंक में ट्रांसजेंडर्स का ब्लड लेना अवॉइड करते हैं यहाँ पे हम लोग, या फिर जो कम्युनिटी सेक्स वर्कर्स होते हैं उनका ब्लड लेना अवॉइड करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोफेशन में हैं, उनका हम लोग यहाँ पे ब्लड लेना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो वो ही हमारे इथिकल और लीगल इशूज़ आते हैं हमारे ब्लड बैंक में। देन हमारा है कि हम लोग अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ब्लड डोनर की क्वालिटी, ब्लड बैंक की क्वालिटी, उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक। और हम लोग ये देखेंगे कि हीमो विजिलेंस के बारे में बात करेंगे। यदि कोई समस्या आती है हमारे ब्लड बैंक में तो उन समस्याओं को हम लोग यहाँ पे कैसे टैकल करते हैं, कैसे हम लोग उन समस्याओं से डील करते हैं और भविष्य में वो समस्या ना आए उसके लिए कैसे प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे हीमो विजिलेंस या फिर होमो विजिलेंस में हम लोग यहाँ पे हीमो विजिलेंस में हम लोग वो देखेंगे। तो ये हम लोगों ने इंडेक्स पर देख लिया कि किन किन पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे बात करके समझ सकते हैं कि डोनर को सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले से, तो पहले सेल्फ डिफर वाले की बात कर लेते हैं। तो उन डोनर जिनको एजुकेट किया जाता है कि अगर आपने अनसेफ सेक्स किया हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, या फिर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या फिर आप आईवी ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, आईवी ड्रग्स मतलब कि इंटरवीनस जो ड्रग्स लेते हैं, कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, या फिर रिसेंट आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, आपको इन्फेक्शन हुआ था किसी चीज़ का, मलेरिया टाइफाइड वगैरह हुआ था, तो उन लोगों को रिस्की बिहेवियर पेशेंट्स बोला जाता है, और वो डोनर खुद ब्लड डोनेट नहीं करते, वो खुद बोलते ठीक है हमको ये दिक्कत हुई तो हम ब्लड अभी नहीं देंगे, तो खुद वो अवेयर हैं अपनी इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उनको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिफर वाली कैटेगरी में आ जाना, ठीक है। यहाँ पे इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोला जाता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब होता है पहले से ही हमको पता चल गया कि ये ब्लड नहीं दे सकते हैं तो हम उनका नहीं ले रहे हैं। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना ही ब्लड बैंक को कोई मेहनत करनी पड़ रही है, ना ही हमको उसका कुछ टेस्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिफर हो जाना। दूसरा हमारा है कि अगर कोई व्यक्ति चलो आता है तो सबसे पहले उसका हम लोग कंसल्ट फॉर्म साइन कराते हैं। कुछ भी करने के पहले कंसल्ट फॉर्म साइन कराएंगे क्योंकि हम उससे रिटर्न में उसकी कंसेंट लेंगे कि हम आपका ब्लड लेंगे, आपके लैब में टेस्टिंग करेंगे, हम आपका HIV का टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस का टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस B, C, VDRL इन सब का टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई यदि इसमें कुछ रिएक्टिव पाया जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और हम आपकी जो प्राइवेसी है प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे उस व्यक्ति से रिटर्न कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं जिससे कि बाद में कभी कोई इथिकल या फिर लीगल कोई एक्शन वगैरह हमारे खिलाफ ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग को यहाँ पे कंसेंट फॉर्म लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि दूसरा हमारा है कि डोनर की हिस्ट्री या फिर उससे क्वेश्चंस पूछना, कोई क्वेश्चंस पूछना उससे कि आपको इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं थी। जैसे हम उससे पूछ सकते हैं कि यार आपने अभी पास्ट में कोई मेडिसिन वगैरह तो अभी आप नहीं ले रहे हैं, मेडिसिन अगर से वो ले रहा है उस व्यक्ति तो कौन सी मेडिसिन ले रहा है, किस चीज़ की ले रहा है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग उससे, ठीक है। या जो कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जैसे कि BP की मेडिसिन ले रहा है, BP उसका कंट्रोल में नहीं रहता है तो फिर हम उसको डिफर कर देंगे कि हम आपका ब्लड नहीं ले सकते हैं। करंट कौन सी मेडिसिन चल रही है अभी उसकी, ठीक है। रिसेंट उसने कौन सी जगह में ट्रैवल किया हुआ है, कौन सी जगह में ट्रैवल किया हुआ मतलब ऐसी जगह से तो ट्रैवल करके नहीं आया जो कि थोड़ा सा रिस्की क्षेत्र था। जैसे कि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ होता है, जीका वायरस होता है, कुछ टाइम पहले जीका वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा था,
तो उनको हम लोग स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं और उनको वो थोड़ा सा हाई रिस्क डोनर कहलाते हैं। तो उनका हम लोग कई बार अवॉइड करते हैं लेना कि शायद ये विंडो पीरियड में हो तो इसका भी ना आए पॉजिटिव, लेकिन हो सकता है इसका पॉजिटिव हो, ठीक है। या फिर किसी ने अभी रिसेंट सर्जरी कराई हुई है, किसी ने टैटू बनवाया हुआ है कि कालू राम की औरत शांति, तो इस टाइप का टैटू अगर किसी ने बनवाया हुआ है, और किसी को एडिक्शन कुछ हैबिट्स वगैरह है स्मोकिंग वगैरह की, मतलब कुछ ज़्यादा ही एडिक्शन है किसी चीज़ का, ठीक है। टैटू में इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हो सकता है जो निडल यूज़ करी गई है टैटू बनाने में, वो निडल किसी दूसरे व्यक्ति को यूज़ करी गई हो और उससे कुछ ब्लड इस व्यक्ति के अंदर आ गया हो, और इस व्यक्ति का अभी तो इसका पॉजिटिव नहीं आएगा HIV, अगर इसको HIV हो भी गया हो तो, क्योंकि हो सकता है विंडो पीरियड में हो, हम इसका HIV टेस्ट करेंगे तो इसका HIV टेस्ट पॉजिटिव ना आए, लेकिन यदि इसको HIV होगा तो कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। और तो हम लोग उसको भी टेम्परेरी डिफर कर सकते हैं। अगर किसी ने टैटू बनवाया हो तो हम उसको बोलेंगे एक काम करो कि अभी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, आप 6 महीने के बाद आना ब्लड डोनेट करने। जब आपको अगर HIV हुआ होगा तो HIV अच्छे तरीके से हो जाएगा, या फिर HIV नहीं हुआ होगा तो फिर कोई दिक्कत, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से अपनी लैब में टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टैटू वाले पेशेंट को डिफर कर देते हैं, ठीक है। एडिक्शन हैबिट वाले को डिफर कर देते हैं। ये जो कुछ लोग हैं जो कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या फिर टैटू बनाए हुए हैं, फिर जिनकी सर्जरी हुई है, ये हमारे हाई रिस्क डोनर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पर डिफर कर सकते हैं या फिर इनसे बातचीत कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। देन हमारा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग एज और वेट पहले सबसे पहले देखते हैं। एज 18 से कम और 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वजन जो हमारा है वो 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। यदि 45 केजी है, 45 और 55 के बीच में है, तो हम उसको 350 ml ही ब्लड निकालेंगे, ठीक है। देन अगर 55 केजी या 55 केजी के ऊपर है तो फिर हम लोग उसका 450 ml, जो कि हमारा एक्चुअल साइज होता है ब्लड बैग का, उतना हम लोग उसका ब्लड निकाल सकते हैं। कम उम्र या फिर अधिक उम्र या फिर कम वजन होने से क्या होता है, डोनर में रिएक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। डोनर में रिएक्शंस हो सकती हैं कुछ, ठीक है, या फिर हम उसका ब्लड पेशेंट को देंगे तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे कि जो डोनर है उसको कोई दिक्कत ना हो, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे एज का क्राइटेरिया और साथ में उसका वजन का क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं लैब में कि मिनिमम जो हीमोग्लोबिन है वो 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हम उसको बोल देते कि आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसका हीमोग्लोबिन कम होगा, अगर से मान लो उसका 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा और हम उसका ब्लड निकाल लिए, तो हो सकता है वो एनीमिक हो जाए वो पेशेंट, ठीक है। अगर वो एनीमिक हो गया और उसकी खून की कमी हो गई तो उसको खुद को बहुत सारे सिम्टम देखने के लिए मिलने लगेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे उसका 12.5 से कम वाले का ब्लड नहीं लेते हैं। फिर हम लोग कुछ वाइटल्स देखते हैं पेशेंट के, वाइटल साइंस असेसमेंट करते हैं, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा कम या फिर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको डिफर कर देते हैं। नॉर्मल हमारा 120 सिस्टोलिक और हमारे 80 जो डायस्टोलिक होता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 140 चला जाएगा, या फिर यहाँ पे नीचे जो है 80 की जहाँ 70 हो गया तो इतना चलता है। लेकिन अगर से सिस्टोलिक जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो फिर या फिर कम आ रहा है तो हम उसको डिफर कर देंगे। देन हमारा टेम्परेचर, उसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होना चाहिए, 0.5 के आसपास ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन अगर उसका 1% ज़्यादा है, मतलब 37 की जगह 38 है उसका अगर टेम्परेचर है, तो फिर दिक्कत वाली बात। तो फिर हम हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो किसी चीज़ का बॉडी में, जिसके कारण उसको फीवर आ रहा हो, तो उसको फिर हम लोग डिफर कर सकते हैं। पल्स देखेंगे उसकी, रेगुलर उसकी पल्स होनी चाहिए 72 हमारे जो पर मिनट जो पल्स होती हैं उसके आसपास होती हैं तो ठीक है। अगर से इरेगुलर पल्स है तो हो सकता है उसको कार्डियक का कोई रिस्क हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पल्स उसकी देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, तीनों चीज़ें हम लोग यहाँ वाइटल्स में देखते हैं। हीमोग्लोबिन 12 से 12.5 के ऊपर रहना चाहिए, और एज और हमारा वेट 18 और 65 से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, और 45 से कम वेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ फिजिकल, हीमोग्लोबिन और वाइटल्स चेक कर लेते हैं पेशेंट की। देन हम लोग डोनर डिफरल की बात कर लेते हैं, किन को हम लोग डिफर करेंगे। कुछ टेम्परेरी डिफर है, कुछ परमानेंट डिफर है, कुछ न्यू है, रिलैक्सेशन हम लोगों ने कुछ लोग को दिए हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करके आता है तो उसका हम लोग तुरंत डिफर करेंगे, उसका ब्लड नहीं लेंगे जब तक उसकी अल्कोहल पूरी तरीके से बॉडी से बाहर निकल नहीं जाती है, जिसको निकलने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो इस टाइप के कुछ पेशेंट, जैसे मैंने अभी अल्कोहल के बारे में बात करी, वैसे ही तो टैटू के बारे में हमने बात करी कि किसी ने टैटू कराया हुआ है तो उसको भी हम लोग उसका ब्लड नहीं लेंगे जब तक हम ये नहीं देख लेते कि उसका विंडो पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि 6 महीने के आसपास अपन, या 3 से 6 महीने के बाद ही उसका ब्लड लेंगे। किसी ने पियर्सिंग कराई हुई है, कान में छेद, हाथ पे छेद, नाक पे छेद, जहाँ भी छेद कराया हो, तो उनको हम लोग यहाँ पे ब्लड अभी कुछ टाइम के लिए नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनमें भी ट्रांसमिशन जो डिसीज होती हैं, HIV HBCG, उनका रिस्क उनके में हो जाता है, बढ़ जाता है।
किसी ने अगर से डेंगू किसी को हुआ है, फिर मलेरिया हुआ है, तो उनको टेम्परेरी डिफर करेंगे। जी हमारे टेम्परेरी डिफर वाली सारी चीज़ें ना, जिनका अभी हम लोग ब्लड नहीं ले सकते हैं, अगर एक कंडीशन इनकी ठीक हो गई, सबको सही हो गया, तो फिर बाद में हम इनका ब्लड ले सकते हैं। एल्कोहल इंटेक की हम लोगों ने बात कर ली कि अगर कोई एल्कोहल लिया हुआ है तो उनका हम लोग ब्लड नहीं लेंगे, तो इनको हम लोग टेम्परेरी डिफर करेंगे। कुछ पेशेंट जिनका हम लोग परमानेंट डिफर कर सकते हैं, वो हमारे आते हैं कैंसर वाले पेशेंट, क्रॉनिक किडनी डिसीज वाले पेशेंट, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, इनको हम लोग लाइफ टाइम के लिए रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें इन्फेक्शंस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका रिस्क बढ़ जाता है, बना रहता है, जिससे कि जो हम पेशेंट की जिसके ब्लड दे रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इन पेशेंट्स में क्या करते हैं, इनको परमानेंट डिफर करके रखते हैं। न्यू रिलैक्सेशन की जैसे हम लोग बात करें, यदि कोई कंट्रोल्ड डिसीज है किसी के अंदर, मतलब कि अगर वो BP का पेशेंट है या फिर डायबिटीज़ का पेशेंट है, लेकिन वो कंट्रोल है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, हम थोड़ी देर पहले हमने बताया था, तो फिर उसका ब्लड हम लोग यहाँ पे उसका ब्लड लिया जा सकता है। और इससे होता है कि हमारे पास ब्लड का क्वांटिटी बढ़ती है, जिससे हम बाकी और भी लोगों की हेल्प कर पाते हैं। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हमारी होती हैं उनके बारे में, या फिर इन्फेक्शन जो हमारे होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि कंपलसरी हैं ब्लड बैंक में लगाना, जिसके बिना हम लोग यहाँ पे किसी व्यक्ति का ब्लड ना ही ले सकते हैं, ना ही किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस जिसको हम लोग BDRD बोलते हैं, मलेरिया, इन 5 टेस्ट का करना अनिवार्य है। ठीक है, इनके बिना हम किसी व्यक्ति का ब्लड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा TTI टेस्टिंग में नई एक मेथड इंक्लूड हुई, बहुत सारी मेथड है, कार्ड मेथड है, क्लेमिया मेथड है, एलाइजा मेथड है, और हमारे पास रिया मेथड है। तो बहुत सारी मेथड्स हैं जिनसे हम लोग इनका टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी मेथड जो है नाट टेस्टिंग है, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, वायरस का जो RNA या फिर DNA होता है उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है हमको, विंडो पीरियड उससे क्या है हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैसे हम लोग विंडो पीरियड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, कैसे हम लोग उसको देख सकते हैं विंडो पीरियड में। देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो व्हाट इज द विंडो पीरियड फॉर द HIV टेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि अगर न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग हम लोग करते हैं तो हम उसको 10 से 33 दिन के अंदर हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर हो सकता है उसको 12 दिन हुए हों अभी इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट में आए हुए, वो विंडो पीरियड में है अभी, तो भी हम उसको क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग से हम उसको बहुत जल्दी हम उसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि उसको HIV है कि नहीं है, फिर HIV या फिर हेपेटाइटिस या फिर हेपेटाइटिस C। ठीक है, या यदि अगर हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको एलाइजा वगैरह से हम लोग करते हैं, तो फिर हमारा थोड़ा सा टाइम यहाँ 10 दिन था मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम हमारा 18 दिन पहुँच गया, 8 दिन एक्स्ट्रा हो गया ना। 8 दिन से 45 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। अगर हम लोग रैपिड कार्ड में चले जाएं तो वो भी हमारा 18 दिन से 90 दिन तक चला जाता है। वो हो सकता है 3 महीने तक भी हमको रैपिड कार्ड टेस्ट में पता ना चले, या फिर हो सकता है हमको 18 दिन या एक महीने में ही पता चल जाए। तो और हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, एंटीबॉडीज चेक करने लगे अगर बॉडी में कि एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है, तो फिर वो हमारा 23 से 90 दिन चला जाता है। तो सबसे जो कम है, जो रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है 10 दिन के अंदर हमको, एक दो हफ्ते के अंदर, और हम पता कर सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग से। इसलिए जो सबसे अच्छी मेथड जो मानी जाती है वो न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग हमारी मानी जाती है ब्लड बैंक में। ठीक है, कैसे HIV स्प्रेड होता है इनके बारे में हमारा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको HIV वगैरह या फिर इस टाइप के डिसीज़ होने का खतरा रहता है। कोई इंजेक्शंस लेता है ड्रग्स के, इंजेक्शन को शेयर करता है तो उनको खतरा रहता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, फिर ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, टिश्यू ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसमें बढ़ जाता है खतरा। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ से बच्चे को होने का भी खतरा हमें बढ़ जाता है। किन चीज़ों से HIV नहीं होता है, किसी को टच करने से। ठीक है, शेयरिंग मतलब कि अगर हम लोग खाना शेयर करते हैं, किस करते हैं, या फिर इंसर्ट कोई हमको बाइट कर जाता है, या फिर टॉयलेट सीट शेयर करने से हमको यहाँ पे HIV या फिर HIV वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी ऐसे सलाइवा वगैरह में या फिर मच्छर के काटने से नहीं फैलता है हमारा HIV। ठीक है, तो किससे HIV फैलता है, किससे बीमारियाँ फैलती हैं, किससे नहीं फैलती हैं, या फिर किनको इनका खतरा बढ़ सकता है, किनको हो सकती हैं, किनको नहीं हो सकती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली, और हम लोगों ने बात करी विंडो पीरियड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग ठीक है, ये हमारी टेस्टिंग की बात हुई, कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं और कैसे करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अगर किसी व्यक्ति ने ब्लड दे चुका है तो फिर हमारे पास क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए। यदि कोई व्यक्ति ब्लड दिया हुआ है और उसका कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है, मान लेते हैं उसका HIV पॉजिटिव आता है, तो अगर HIV पॉजिटिव आता है तो प्रॉपर डोनर को फ़ोन करके उसको बुलाया जाएगा, या फिर उसको लेटर भी भेज सकते हैं, उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। फिर उसको इन्फॉर्म करके प्रॉपर उसकी काउंसलिंग की जाएगी। जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से की जाती है, उसको प्रॉपर एक रूम में बैठा कर काउंसलिंग करते हैं, और उससे थोड़ा सा ये रहता है कि हम उसको बताते हैं कि कैसे HIV फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, किसको हो सकता है। आप अपने पार्टनर का भी HIV टेस्ट कराइए जो आपके पार्टनर हैं। ठीक है,
या फिर आप अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे को भी HIV हो सकता है। तो उन सब चीज़ों की प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करी जाती है, जिससे कि आगे और लोगों को HIV होने से रोका जा सके, या फिर जो व्यक्ति है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। HIV की प्रॉपर मेडिसिन आती हैं जिसको खाते हैं अगर से हम लोग, तो फिर हमारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हम लोग कम कर सकते हैं और पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डोनर एडवर्स रिएक्शंस की। क्या होता है जब व्यक्ति ब्लड डोनेट करके बाहर निकलता है डोनेशन रूम से, ठीक है, तो फिर उसको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे वॉसोवेगल रिएक्शंस हो सकती हैं। जो वेगस हमारी नर्व होती है वो एक्टिव होकर के हमारी यहाँ पे एंजाइटी या फिर BP को कम कर सकती है, जिसके कारण उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ठीक है, घबराहट उसको हो सकती है। तो उसको कम करने के लिए थोड़ा सा हम लोग उसको रिलैक्स करने के लिए देंगे और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे हेमेटोमा हो सकता है, इस टाइप का ब्लैक कलर का मार्क आ जाता है हमारे हाथ में जहाँ से हम लोगों ने ब्लड निकाला हुआ है। तो इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम इसको निडल स्टिक इंजरी हम लोग बोलते हैं, इस कारण हो सकता है। इसमें होता यह है कि जहाँ पे ये मार्क आया हुआ है वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब ब्लड वहाँ से निकल करके स्किन के अंदर ही आसपास फैल गया है, और जो ब्लड है वो फैल करके पहले तो रेड होता है, फिर उसके बाद धीरे से ब्लू और फिर देन ब्लैक हो जाता है हमारा। तो इसको हम लोग हेमेटोमा बोलते हैं। इन रिएक्शंस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, एंजाइटी BP वगैरह को या फिर निडल स्टिक इंजरी को, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हमारा ठीक हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने देखा कि कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन ब्लड देने के बाद हो सकते हैं, या फिर किसी का ब्लड पॉजिटिव आता है कोई टेस्ट, तो उसकी हम लोग कैसे काउंसलिंग करेंगे और क्यों काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इथिकल और लीगल इशूज़ के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की हुई थी। तो कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि MNS है, MSM है, मतलब कि मेन सेक्सुअल मेंस, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जो मेल है और दूसरे मेल से अगर सेक्स करता है तो उनको हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं लेना, जो कि हमारे गाइडलाइंस में है, ठीक है। दूसरा हमारा है कम्युनिटी सेक्स वर्कर्स हैं, जो कि पैसे के लिए लोगों के साथ सेक्स करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं। और जो तीसरा हमारा है ट्रांसजेंडर्स लोग, मतलब जो थर्ड जेंडर वाले लोग रहते हैं, LGBTQ जो अलग सब आते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग उन ग्रुप्स को यहाँ पे ब्लैंकेट डिफर करते हैं, मतलब डायरेक्ट उनको अगर इनमें से कोई भी ग्रुप का वो व्यक्ति है तो उनको हम लोग डायरेक्ट डिफर कर देते हैं, उनका नहीं लेते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पे इसी को हम लोग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी मानते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 16, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 16 में हम लोगों ने इक्वलिटी का अधिकार दिया हुआ है, और आर्टिकल 21 में हम लोगों ने डिग्निटी का आधार दिया हुआ कि हर किसी को इक्वलिटी का आधार है, वो अच्छे तरीके से सब बराबर हैं, मतलब चाहे औरतों चाहे पुरुषों चाहे ट्रांसजेंडर सब लोग बराबर हैं हमें यहाँ पे, है ना, और सबकी एक रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग उनको डायरेक्ट बिना ये देखे कि वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनको वो मतलब उनको कोई दिक्कत है कि नहीं है, तो वो बिना ये देखे हम उनको डायरेक्ट डिफर कर देते हैं ब्लड बैंक में। तो इस चक्कर में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको इथिकल इशू मानते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। न्यू अप्रोच ये है कि डोनर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें हम लोग यहाँ पे, उसकी आइडेंटिटी देख करके हम लोग उसको डिफर नहीं करेंगे, बल्कि उसका बिहेवियर रिस्क देखेंगे कि यार वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है कि नहीं है, फिर उसको कोई रिस्की काम तो नहीं है उसका, तो उनको देख करके हम लोग यहाँ पे रिस्क का असेसमेंट करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पे इन ग्रुप्स को अवॉइड करते हैं ब्लड डोनेशन से, क्योंकि हो सकता है वो विंडो पीरियड में और हमको पता ना हो कि उनको कोई बीमारी है कि नहीं है करके। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ क्वालिटी या फिर हीमोविजिलेंस की बात कर लेते हैं। तो क्वालिटी में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे ब्लड बैंक में जो हम लोग होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डोनर की डिटेल, टेस्ट की डिटेल, ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड, इनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना करके रखते हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग वापस से देख सकें कि किसने ब्लड दिया, किसने नहीं दिया, किसको कौन सी बीमारी हुई थी, उसको हम लोग प्रॉपर रेफर किया कि नहीं किया। तो इन सब चीज़ों का प्रॉपर हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं अपने ब्लड बैंक में। दूसरा हमारा होता है हीमोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जिसको HVPI बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें होता है कि हम लोग नेशनल लेवल पे जितने ब्लड बैंक्स हैं उन सब में हम लोग, या फिर जहाँ भी ब्लड का लेना देना होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। वहाँ से हम लोग किन किन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ, क्या उसके रीजन्स वगैरह हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसका। उससे होता है कि फ्यूचर में हम लोग इस डेटा को एनालाइज करके ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि सेफ्टी मेजर्स जो हैं, जिससे कि ये रिएक्शंस वगैरह ना बढ़ें, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो उस टाइप के हम लोग रूल्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया क्वालिटी और हीमोविजिलेंस के बारे में। तो हमारे आज का यहाँ पे जो है जो डोनर स्क्रीनिंग वो हम यहाँ खत्म करते हैं आज हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक शॉर्ट समरी है, जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ है उस सब के बारे में शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, जो अब हम लोग PDF शेयर करेंगे सब लोग पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू वेरी मच हमारा हो जाता है यहाँ पे। अभी मैं लिंक शेयर करूँगा तो सब लोग वहाँ पे गूगल मीट वाली क्लास में ज्वाइन करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन होंगे वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और हम लोग MCQ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 20-25 MCQ सॉल्व कर लेंगे इससे, जिससे कि हमारे इसको पूरा तरीके से हमारा रिवीजन हो जाए पूरा, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यहाँ पे यूट्यूब में ही पूछ सकता है कमेंट करके हमको, नहीं तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइव क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।